पहले अयोध्या में राम मंदिर था, उसके बाद वो टूट गया और बाबरी मस्जिद बन गई। फिर बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया और अब वहां पे फिर से राम मंदिर बन गया। कैसे ये सारी की सारी चीज प्रोसीड हुई, अभी राम मंदिर बनने के पीछे रियल लोग कौन, किन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया और इतने सारे डिकेड्स क्यों लग गए प्रूफ होने में कि वहां पे राम मंदिर था और उसे तोड़ा गया है और फिर मस्जिद बनाई गई है, और फाइनली ये प्रूफ कैसे हुआ, आइए सब जानते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले 1 मिनट सुन लो। हुआ क्या कि हमने यूपीएससी कल्ट के ऊपर एक वीडियो बनाई और उसमें कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया, तो विकास दिव्यकीर्ति सर की टीम ने हमको स्ट्राइक दे दी। अभी 1 लाख व्यूज की जगह 1000 व्यूज ही आ रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरी देखो, अगर आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करना, हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी। अभी यूट्यूब हमारे चैनल को पुश नहीं करता। दर्शन प्रोडक्शन हमेशा से आपको वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करता रहा और इसके लिए आप हमारी पुरानी वीडियो जरूर देखना, हर वीडियो में बहुत वैल्यू प्रोवाइड। इस वीडियो में जो भी बोला गया है वो लॉजिकल और फैक्ट बेस्ड, एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक जरूर कर लेना। आओ जानते हैं कि एक रैशनल सोल होने के नाते राम मंदिर को लेके हमारे दिमाग में क्या पर्सपेक्टिव होने चाहिए। आज से 138 ईयर्स पहले 1885 में सबसे पहले ये मामला कोर्ट में पहुंचा था, जहां पे निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवीर दास ने अर्जी डाली कोर्ट में कि उनको राम चौबारा के ऊपर एक छत बनानी है, मतलब बेसिकली एक छोटा सा राम मंदिर बनाना है। पर कोर्ट ने इस बात को साफ मना कर दिया। राम चौबारा एक छोटी सी जगह है जहाँ पे हिंदू लोग जाके पूजा करते हैं और जो बाबरी मस्जिद के बहुत करीब है। इसकी कहानी हम आगे जानेंगे। कोर्ट तो ऐसा मानता ही नहीं था कि इस समय पे पहले कभी राम मंदिर या फिर राम फोर्ट एग्जिस्ट भी करता था। कोर्ट के हिसाब से ऐसा कुछ यहाँ था ही नहीं, मस्जिद बनी है और वो ही है, क्योंकि जो राम मंदिर है उसके एविडेंसेस हमें सिर्फ स्क्रिप्चर्स में देखने मिलते हैं और असली में कोई रियल फैक्ट बेस्ड एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल नहीं। इसलिए कोर्ट कभी भी हिंदुओं के पक्ष में कोई फैसला नहीं देता, कोई भी कंक्रीट एविडेंस नहीं मिलता और मामला ऐसे ही चलता रहता है। बहुत लंबे समय बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है, उसके बाद अयोध्या के लोगों को लगने लगा कि अब यहाँ पे राम मंदिर बन जाएगा। पर इंडिया की विचारधारा ही अलग थी। साथ में इंडिया के पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे थे सोचने के लिए। मंदिर के अलावा एक डेमोक्रेटिक नेशन तैयार हुआ और किसी भी तरीके के रिलीजियस राइट्स और वायलेंस को कम से कम रखने की पूरी कोशिश की गई। पर 30 दिसंबर 1949 को कुछ ऐसा हुआ कि सब के सब सरप्राइज हो गए। हिंदू लोगों का कहना है कि रात भर में अचानक से राम जी की मूर्ति उस बाबरी मस्जिद के अंदर प्रकट हो गई, और मुस्लिमों का कहना है कि ये किसी ने जानबूझ के रखा है। सुबह घंटियों की आवाज आने लगी और बहुत सारे लोग वहां इकट्ठे होने लगे। हिंदुओं का खास दावा था कि राम जी की मूर्ति अपने आप प्रकट हुई है। दोपहर तक वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई और जब जवाहरलाल नेहरू तक खबर पहुंची, जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को कहा कि कोई मूर्ति ऐसे प्रकट कैसे हो सकती है, वहां पे मूर्ति को हटाओ और जैसी पहले व्यवस्था थी वैसी की वैसी कर दो। के नायर ने ऐसा करने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड है, अगर मूर्ति को टच भी किया गया तो क्राउड बहुत ज्यादा उग्र हो जाएगा और यहाँ पे वायलेंस भी हो सकता है। जब के नायर को मूर्ति हटाने की बात पे बहुत फोर्स किया गया तो के नायर ने इस्तीफा देने की बात करी और एक सजेशन भी दिया सरकार को कि देखिए, मूर्ति हटाइए मत, जहाँ पे मूर्ति है वहां पे एक फेंस लगवा दीजिए। जवाहरलाल नेहरू ने के नायर का इस्तीफा मंजूर नहीं किया और बोला कि ठीक है, ये फेंस वाला आइडिया अच्छा है, लगवा देते। तो वहां पे एक फेंस लग गई। अब श्री राम की जो मूर्ति प्रकट हुई थी उसकी कोई पूजा नहीं कर पाता था। उसके बाद 1950 में फाइनली सबसे पहले हिंदू महासभा के एक वकील, जिनका नाम गोपाल सिंह था, उन्होंने एक केस दर्ज किया कोर्ट में। ये दूसरी बार था जब किसी ने अच्छे से कोर्ट में केस दर्ज किया हो उस मुद्दे को लेकर। पिटीशन इस बारे में थी कि राम जी की जो मूर्ति है उसकी हिंदू पूजा कर पाए। 35 साल तक इस केस का कुछ भी नहीं होता। सुन्नी वक्फ बोर्ड और हिंदू महासभा दोनों के बीच में केस चलता रहता है और 35 साल निकल जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पे कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस प्रेजेंट नहीं करता था, सब अपने स्क्रिप्चर्स की बातें किया करते थे और कोर्ट इस पे कोई फैसला ही नहीं ले पाता था। अब ये उसी समय की बात है, एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे जो आरएसएस के भी मेंबर थे, जिनका नाम चंपत राय था और वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नगीने तहसील से हैं। फिलहाल वो वीपीएच मतलब विश्व हिंदू परिषद के वाइस प्रेसिडेंट है और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव है। एक दिन वो क्लास में पढ़ा रहे थे। वो आरएसएस के बहुत ही सक्रिय सदस्य थे और उस समय इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। वो शुरू से ही राम मंदिर के आंदोलन में बहुत सक्रिय रहे हैं। तो इस समय जब वो क्लास में पढ़ा रहे थे तो पुलिस उनको पकड़ने आ जाती है। चंपत राय पुलिस को कहते कि आप पुलिस स्टेशन चलिए, मैं वहीं आता हूँ, अगर आप यहाँ पे मुझे अरेस्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स आप पे हावी हो जाएंगे।
क्लास खत्म करके चंपत राय जाते हैं पुलिस स्टेशन और 18 महीने तक जेल में रहते हैं। 18 महीने के बाद जब वो जेल से निकलते हैं तो वो राम मंदिर आंदोलन के एक बहुत ही सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। इसके बाद उन्होंने जॉब भी छोड़ दी थी। With time, by his efforts and also by the efforts of lots of lawyers and all who were searching for some real facts, some evidences that Ram Mandir existed there, finally found some proofs जिनसे केस उनके फेवर में आ गया। उन्होंने कुछ ऐसे फैक्ट्स और एविडेंसेस ढूंढे जो सुप्रीम कोर्ट भी मानता है। आइए इसकी पूरी नोन हिस्ट्री पे नजर डालते हैं। 1528 वो समय था जब मीर बाकी ने बाबर के शासन में राम फोर्ट को तोड़ दिया था। अब इस बात को सब नहीं मानते थे, पर फिर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में 1611 के एक इंग्लिश ट्रेवलर जिसका नाम विलियम फिंच था, उसके अकाउंट्स को पेश किया गया। उसके अकाउंट्स में लिखा था कि अयोध्या में एक फोर्ट था। ऐसा माना जाता है कि राम जी वहां जन्मे थे, पर नोटेबली इस अकाउंट में किसी भी मस्जिद का जिक्र नहीं था। पर फिर एक और ट्रेवलर जिसका नाम जोसेफ था, जो 1766 से 1771 के बीच में इंडिया ट्रेवल करने आया था, उसके अकाउंट से हमें पता चलता है कि औरंगजेब या बाबर दोनों में से किसी एक ने राम फोर्ट को तोड़वा दिया था और उसके बाद वहां पे बाबरी मस्जिद बनवा दी थी। और इसी के बाद हिंदूज ने साइड में किसी राजा की मदद से एक मड प्लेटफॉर्म बना लिया था जिसमें वो बैठ के राम जी की पूजा किया करते थे, और इसी को हम राम चबूतरा कहते हैं। लेटर ऑन इसी के लिए केस फाइल हुआ था कि इसके ऊपर एक छत बना ली जाए क्या, और कोर्ट इस बात को नहीं मानता था तो उसने छत बनवाने के लिए मना कर दिया था। इवन 1858 में ब्रिटिशर्स ने बाबरी मस्जिद के अंदर एक फेंस लगवा दी थी, जहाँ पे हिंदूज मानते थे कि यहाँ पे ही राम जी का जन्म हुआ था और वहाँ पे हिंदूज को जाना अलाउड भी नहीं था, सिर्फ मुस्लिम्स ही जा सकते थे अपनी नमाज पढ़ने। जबकि 1977 में इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे को कुछ ऐसे एविडेंस मिलते हैं कि इस पूरे स्ट्रक्चर के नीचे एक और स्ट्रक्चर, अभी पता नहीं लगता कि ये स्ट्रक्चर क्या है, पर धीरे धीरे करके पता लग जाता है। जब 2003 में एक बार फिर से इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे पूरा अच्छे से सर्वे करता है तो नीचे कुछ पिलर्स मिलते हैं और कुछ ब्रोकन पीसेस मिलते हैं जिनमें हिंदू आर्किटेक्चर्स बने हुए थे, और ये बहुत ही कंक्रीट एविडेंस था कि यहाँ पे पहले राम मंदिर एग्जिस्ट करता था या राम फोर्ट एग्जिस्ट करता था। पर इन सब के बीच में ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे के पूरे देश को हिला के रख दिया, और ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। 1990s में पॉलिटिशियंस को पता लगा कि राम मंदिर एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, इससे देश के लोगों से कनेक्ट हुआ जा सकता है, तो पॉलिटिशियंस इस पे पूरे तरीके से घुस गए। बड़ी बड़ी रैलियां निकलने लगी राम मंदिर आंदोलन के लिए। रैलियों का कोई मतलब नहीं होता, अगर रैलियां आप निकालो, आप रैलियां ना निकालो, इससे क्या फर्क पड़ेगा जब तक वहां पे सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलेगा कि इसको तोड़ के नई चीज बना दो। आप नई चीज थोड़ी बना दोगे, और अगर आप उसको तोड़ोगे तो ये एक वायलेंट एक्ट है, इवन एक क्रिमिनल एक्ट है। एक बहुत फेमस रथ यात्रा थी जो एल के अडवाणी जी ने शुरू कराई थी, जो 10,000 किलोमीटर की थी और सोमनाथ से अयोध्या तक की थी। उस यात्रा में नरेंद्र मोदी भी थे, इवन वहां पे वो बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे थे। रथ यात्रा के दौरान बिहार के समस्तीपुर में एल के अडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर जिस दिन वो यात्रा खत्म होनी थी उस दिन बहुत सारे लोग अयोध्या में जाके इकट्ठे हो जाते, सारे के सारे कार सेवक मतलब जो सारी की सारी यात्रा में साथ में चल रहे थे। ये लोग मस्जिद के ऊपर चढ़ जाते हैं, वहां पे झंडे वगैरह फहराने लगते हैं। भीड़ को काबू करने की कोशिश में पुलिस गोलियां भी चला देती है और बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है। ऐसी किसी भी एक्टिविटी का अच्छा प्रभाव समाज में बिल्कुल भी नहीं पड़ता। इवन स्पेसिफिकली राम मंदिर के मुद्दे पे भी इसका पॉजिटिव प्रभाव नहीं पड़ता। सपोज ये नहीं हुआ होता और सिर्फ सारे के सारे लोग एविडेंसेस कलेक्ट करने में लगे होते, फैक्ट्स कलेक्ट करने में लगे होते कि यहाँ पे पहले राम मंदिर था, तो ये चीज बहुत पहले हो जाती। सिर्फ इतना ही नहीं, 6 दिसंबर 1992 2 लाख कार सेवक बाबरी मस्जिद के सामने इकट्ठे हो जाते। अभी ये कार सेवक कौन है इसको जानने की कोशिश करेंगे। उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव और यूपी के चीफ मिनिस्टर थे कल्याण सिंह। उन्होंने कोर्ट को अच्छे से बोला था कि ढांचे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, कार सेवक सिर्फ वहां पे इकट्ठा होकर प्रदर्शन करेंगे, ये एक नॉन वायलेंट एक्ट होगा। जैसे ही भीड़ वहां पे पहुंची, दोपहर के 1:55 को पूरी की पूरी पहली गुम्मद को तोड़ दिया गया। फिर उसके बाद 3 बजे तक दूसरी गुम्मद को तोड़ दिया गया और शाम को 5 बजे तक तीसरी गुम्मद को भी तोड़ दिया गया। पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया। सीएम ने ये भी ऑर्डर दिए थे कि कोई गोली नहीं चलाएगा। इस एक्ट के 1.5 घंटे बाद ही यूपी में इमरजेंसी लग जाती है, सीएम इस्तीफा दे देते हैं और इसके बाद के दंगों में लगभग 2000 लोग मर जाते हैं। और अयोध्या से दूर मुंबई में जो दंगे होते हैं उससे भी 900 लोग करीब मर जाते हैं।
बीबीसी की रिपोर्ट के हिसाब से प्रवीण जैन नाम के एक जर्नलिस्ट है जो एक फोटोग्राफर भी है, उन्होंने इस पूरे के पूरे केस के एक दिन पहले बहुत सारी फोटोज खींची थी, जिससे पता लगता है कि कुछ अभ्यास चल रहा था, एक एक्सरसाइज चल रही थी जिसमें बहुत सारे आरएसएस के वर्कर्स इकट्ठे हुए थे और एक मिट्टी के ढांचे को तोड़ रहे थे। इसी एक्ट को दूसरे दिन फिर से करा गया था बाबरी मस्जिद के साथ। दूसरे दिन पुलिसकर्मी भी इन लोगों के साथ नारे लगा रहे थे और जब भीड़ बेकाबू हो जाती तो वो पुलिस से लड़के तोड़ने चले जाती है मस्जिद को। सिर्फ आरएसएस और दूसरे संगठनों के लोग ही नहीं, प्रोफेशनल बिल्डिंग तोड़ने वाले लोग जो होते हैं वो भी इसमें शामिल थे। मतलब हो सकता है कि ये एक प्लान्ड ऑपरेशन हो। देखिए, मंदिर वहां बनना था और वो बहुत जरूरी था और ऐसा हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ, हर भारतीय बहुत खुश है। पर ये 2-5 हजार लोगों की जान गई, इससे राम मंदिर आंदोलन में कोई फायदा नहीं हुआ। फाइनली जब एक प्रोडक्टिव काम हुआ 2003 में और एएसआई को बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स मिले, इसके बाद इसी बेसिस में कोर्ट ने इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इतने सालों में पहली बार हिंदुओं के पक्ष में कोई फैसला आया था। जमीन का 1/3 पार्ट सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया गया, 1/3 पार्ट निर्मोही अखाड़े को दे दिया गया और 1/3 पार्ट राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दिया गया। पर डेफिनेटली इस पूरे के पूरे फैसले से ना तो हिंदू खुश थे और ना ही मुस्लिम खुश थे। चाहिए थी तो पूरी की पूरी जमीन। उसके बाद ये मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। वहां पर भी मीडिएशन पैनल बिठा के कॉम्प्रोमाइज कराने की कोशिश की जाती है, पर जब कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि इस मुद्दे से जुड़े हुए जितने भी एविडेंस है सबको ले आओ, मैं एक बार सारी चीजों को पढ़ूंगा और लास्ट में फैसला दे दूंगा। सारे के सारे एविडेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कहा गया और ऐसा हुआ भी। और अगस्त 2019 में सारे रिकॉर्ड्स के दम पे सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया कि ये जगह हिंदुओं की है और यहाँ पे राम मंदिर बनेगा। सारी की सारी जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी गई और एक ट्रस्ट का गठन हुआ। मंदिर के ट्रस्ट को एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाई गई। फैसले के अगले 3 महीनों में ट्रस्ट का गठन हुआ। पूरे देश से 65 करोड़ लोगों ने मंदिर के फॉर्मेशन के लिए 2100 करोड़ का डोनेशन दिया और पूरे इंडिया में अभी लोग बहुत खुश हैं। मैं पर्सनली भी बहुत खुश हूँ। ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है और गवर्नमेंट अपना काम कर भी रही है। अहमदाबाद के रहने वाले चंद्रकांत भाई सोमपुरा, इन्होंने इस मंदिर की डिजाइन को बनाया। चौंकाने वाली बात तो ये है कि इनकी पिछली 13 पीढ़ियां सिर्फ यही काम कर रही। वो पत्थर के मंदिर में डिजाइन्स बनाते और पत्थर का मंदिर कैसा होगा ये डिजाइन करते। सोमनाथ मंदिर, अंबाजी का मंदिर, ये सारे इनके ही परिवार ने डिजाइन किए और राम मंदिर का डिजाइन भी इन्होंने ही किया। अगर आपके मन में सवाल है कि इससे फायदा क्या होगा, तो ऑफ कोर्स इससे टूरिज्म बढ़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे नए एयरपोर्ट्स और ट्रेन चलाई गई, जहाँ से पूरे देश से और पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे ट्रेवल करने आ सकते हैं। बेसिकली ये हिंदूज का एक सेंटर होगा। इससे उस शहर की और पूरे के पूरे इंडिया की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलेगा। ये हम सब के लिए बहुत खुशी का मौका है। उम्मीद करते हैं कि दर्शन प्रोडक्शन की डॉक्यूमेंट्रीज आपको पसंद आ रही होंगी। आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताएं, हम बने हैं आपके साथ, आप भी बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।